पिछले 3 सालों में आप देखिए 1000 से ऊपर लगभग 1200 महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हुई हैं और इसमें से केवल 1/3 महिला ऐसी हैं जो कि अर्ली स्टेज में पकड़ी गई हैं, जिनका बीमारी को हम जड़ से जल्द ही मिटा सके हैं। अधिकतर महिलाएं अपने शरीर में होने वाली तकलीफों को नजरअंदाज कर देती हैं और बहुत ही लेट स्टेज में डॉक्टर के पास आती हैं। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है, बचाव कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, आज के समय की बात की जाए तो भारत में महिलाओं में ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ेगा और चलिए परिचय आपका करवा दें। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सीएमओ हैं भोपाल के, और रुचिका सचदेवा हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीमा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर उत्तरा गुप्ता है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तरा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, चूंकि देखिए महिलाओं में ये कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी महिलाएं इस वक्त इस शो को देख रही हैं, मुझे लगता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या। उत्तरा जी। नमस्कार। देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन है जो महिलाओं में संभोग के बाद अक्सर इन्फेक्ट हो जाती है। तो इसकी रोकथाम बहुत ही आसान है। ये सर्वाइकल कैंसर काफी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सकता है और इसका बचाव भी किया जा सकता है। आजकल काफी सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे कि पैप्समियर, VIA, जो कि लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं, और इसके द्वारा हम काफी अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए उत्तरा जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर सीमा सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, जैसा कि उत्तरा जी बता रही थी कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, अब सवाल ये उठता है कि कई दफा जो सिम्टम्स दिखाई देते, लक्षण की बात की जाए, कई दफा हमें ये लगता है कि सामान्य है, और लेकिन होता यह है कि वो बढ़ चुका होता है। ऐसे में हमें पता कैसे चले कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, यानी कि लक्षण को हम कैसे पहचाने? सीमा जी। जहां तक सर्वाइकल कैंसर से बचने और सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट की बात है, बचने का जैसे डॉक्टर उत्तरा जी ने बताया, उसके लिए जब सिम्टम ना हो तब की बात है ना। बचाव मीन्स जब सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तभी तक हम लोग बचाव की बात करते हैं, जिसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एनुअल पैप स्मीयर टेस्ट, HPV DNA वायरस, इन सब का डिटेक्शन किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के लिए जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसमें पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब जब महिला संपर्क करती है उसके तुरंत बाद जो ब्लीडिंग होती है, विच इज नॉट रिलेटेड, जो कि उसके माहवारी से रिलेटेड नहीं है, ये उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसके साथ साथ और भी कई सारे सिम्टम होते हैं, जैसे एडवांस स्टेज जब पहुंच जाती है तो पेशेंट को मोशन पास करने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो सर्विक्स का निचला हिस्सा होता है वो आगे से ब्लैडर और पीछे से रेक्टम के पास होता है। तो इन दोनों ऑर्गन्स में जब उसका इन्वॉल्वमेंट होने लगता है एडवांस स्टेजेस में, तो इन दोनों ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट होने से जो लक्षण आते हैं वो भी प्रेजेंट करती है। कई बार यूरिन में इतनी दिक्कत होती है कि यूरिन रुक भी सकता है, या यूरिन में ब्लड आ जाता है, या जो रेक्टम है, रेक्टम और जो सर्विक्स है उसमें आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है और सर्विक्स से फीकल मैटर या स्टूल आने लगता है। ये बहुत लेट स्टेजेस में होता है, स्टेज 4 ऑनवर्ड्स। कई बार यूरिन की वो नलियां जिसे हम यूरेटर बोलते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ऊपर जाके किडनी में सूजन या यूरेटर में सूजन होने लगती है। ये एडवांस स्टेजेस होते हैं, लेकिन ये सब जांच के द्वारा पता लगते हैं। जो सिम्टम पेशेंट बता सकता है, हाँ, कि संपर्क करने के बाद उसे ब्लीडिंग हो गई, ये उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, अब उसे अचानक से ये नया सिम्टम पता चला जिसको उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, उसे कई बार यूरिन जाना पड़ सकता है, और जब जाएगी बहुत थोड़ा सा यूरिन पास होगा। पैरों में सूजन हो सकती है। ये सारे सिम्टम उसे दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए सीमा जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं। इस तरह के लक्षण अगर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। रुचिका जी हमारे साथ जुड़ गई। रुचिका जी, देखिए भारत में हम देखते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि जब शुरुआत में हमें कोई तकलीफ होती है हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, जब तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि जब शुरुआत में आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई लक्षण लग रहा है, तो तुरंत आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए, तो ऐसे में आप बच सकते हैं।
हाँ जी, आप ज़रूर सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर औरतें अपने आप को इग्नोर करती हैं। मैं इस मामले में लकी रही हूँ कि मैंने क्या करा, अपना जैसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही मैंने अपना नॉर्मल चेकअप करवा लिया, जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे कैंसर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वीमेन, स्पेशली पेट के मामले में, ब्रेस्ट के तो चेकअप करना ही करना है, लेकिन पेट में आज गैस हो गई, आज खाना खा लिया ज़्यादा, आज कम खा लिया, आज भारीपन है, मालिश करवा लेते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों में फंस जाती है और अपनी हेल्थ को, सब लेडीज़ जो है बाकी सारी पूरी फैमिली की अपनी हेल्थ देखती है, लेकिन अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, और ये इसमें बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ जाती है और उनको पता नहीं चलता है। तो जो रूटीन चेकअप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टाइप के प्रोग्राम्स जो है ये लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अपनी पहले हेल्थ देख पाओगे, तब जाके आप अपनी फैमिली की हेल्थ को देख पाओगे। और इसी तरह से हम लोग भी ये इसीलिए हर प्रोग्राम, हर जहाँ पे भी जाते लेडीज़ को अवेयर करते हैं कि हम लोग तो बच गए हैं, लेकिन आपको आगे के लिए अपनी लाइफ को सुधारना है और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपना चेकअप रूटीन में करवाना है। और जो सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ हैं स्पेशली उनको, और बच्चों को तो वैक्सीन लगवाना, ये लड़कियां जो है छोटी, उनको लोग कराना ही चाहिए। चलिए, वैक्सीन के बारे में हमारे साथ और भी डॉक्टर जुड़ी है, उनसे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम डॉक्टर प्रभाकर जी का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, अस्पताल में अगर बात की जाए तो महिलाएं जब आती हैं तो कौन से स्टेज, क्योंकि देखिए कई बार हम ज़्यादा केसेस यही देखते हैं कि 3rd स्टेज या 4th स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है तब पता चलता है, और उसके बाद महिलाएं आती है। तो क्या लगता है, महिलाएं की बात की जाए तो उन्हें और जागरूक करने की ज़रूरत है? देखिए रितु जी, ये बहुत ही समसामयिक विषय है, और अगर हम देखें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एज अ होल हैं, चाहे हम बात हाइपरटेंशन की करें, चाहे हम बात डायबिटीज़ की करें, और चाहे बात हम कैंसर की करें, इन सब का डायग्नोसिस लगातार आसान होता जा रहा है, और इसलिए लगातार लोग डायग्नोस हो रहे हैं। और अगर हम बात फिर से स्पेसिफिकली कैंसर पर आए तो 3 जो कैंसर हैं, स्पेसिफिकली ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे कॉमन कैंसर है जो यहाँ पर देखे जाते हैं। और अगर हम बात करें महिलाओं की, अपनी बहनों की, माताओं की, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि इनको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, और जैसा अभी पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग जो रहती है उसका सबसे पहला सिम्टम रहता है, और जैसे ही ऐसा होता है आमतौर पर लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि शायद ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से रिलेटेड है, और इसको अवॉइड कर सकते हैं। सरकार ने एक और नई चीज शुरू की है जिसमें वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्लस अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कर रही है। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका सबसे जो आसान टेस्ट कहना चाहिए, दैट इज VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, जो कि इवन स्टाफ नर्सेज और जो कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो भी कर सकते हैं। और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सरकार ये निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी की सारी महिलाएं सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा सकती, तो उनके आसपास, यानी कि आप देखें शहरों में वार्ड लेवल पर और गांवों में जो ग्राम पंचायत लेवल पे ये विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जो बेसिक टेस्ट है, जिससे डायग्नोसिस प्रूफ तो नहीं होता पर अंदाजा बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे लगाया जा सकता है कि सेलुलर चेंजेस शुरू हो गए हैं और आगे ये कैंसर में बदल सकते हैं, और वहीं पर उनका इलाज शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तक कॉल्पोस्कोपी की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें इनिशियल स्टेजेस पर उनको रोका जा सकता है और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जैसे आपके ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लोगों में जागरूकता लाने में मदद करेंगे और लोगों को दोनों चीजों के लिए प्रेरित करेंगे। पहली चीज तो ये है कि अब सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और वो वैक्सीन जल्दी ही सरकार यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने वाली है, जैसे कि अभी समाचार मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होगा। दूसरी चीज जो यूनिवर्सल और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग है, जिसको ग्राम पंचायत
लेवल तक और कहीं कहीं गांव में एक सीबैक फॉर्म होता है जो कि आशाएं भरती हैं और जिससे पता लगाती है कि कौन कौन हाई रिस्क में है और उनका जल्दी से जल्दी परीक्षण कर उनको इनिशियल स्टेजेस में, इससे पहले कि जैसे अभी मैडम ने बताया कि जब रेक्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, यूरेटर इन्वॉल्व हो जाता है और उस समय हमारे हाथ में बहुत कुछ करने को नहीं रहता। एक और आसान चीज है कि जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है वो दोनों ऐसे कैंसर्स हैं कि जिनको हम अगर इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। और जैसे हमारे पास एक कैंसर सर्वाइवल आपने बुलाए हैं, वो खुद ही इसको डिनोट कर रहे हैं कि ये जो कैंसर्स हैं ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है, बशर्ते कि हम इनको समय पर पकड़ लें और सरकार इसके लिए एनसीडी प्रोग्राम के तहत लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही कहा प्रभाकर जी आपने, सही समय पर पता चल जाए तो ये वाकई में अच्छा है, क्योंकि देखिए कैंसर की अगर बात की जाए, सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इसका इलाज भी संभव है और बचाव भी। और चलिए उत्तरा जी का रुख कर लेते। उत्तरा जी देखिए, सर्वाइकल कैंसर नाम सुनकर महिलाएं डर जाती है, जैसा कि सिम्टम्स आपने बताया, इस तरह के सिम्टम्स दिखते भी है तो वो डरती है कि अस्पताल जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। अब जोखिम भरा ये कितना होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका बचाव क्या है, ये आप बताएं। जी, सर्वाइकल कैंसर का बर्डन हमारे भारत में देश में इतना है कि सन 2022 के सेंसस में देखें तो लगभग 1,27,000 महिलाएं इससे पीड़ित थी। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे होने वाली डेथ्स में 25% सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ भारत में हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हमारे देश में काफी लेट स्टेजेस में अक्सर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अगर प्रॉपर जागरूकता रहे तो पेशेंट का सबसे पहले डर गायब करना होगा। पेशेंट घबराती हैं कि हम लोग को क्या डायग्नोज हो जाएगा, और आने से पैप्समियर जैसे सिंपल जांच, VIA जैसे सिंपल जांच करवाने से भी महिलाएं कतराती क्योंकि उनमें प्रॉपर जागरूकता नहीं है। तो महिलाओं का रुख आमतौर पे एक नेगेटिव वे में ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने पेरिफेरी में भी काम किया है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर हम अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट कर लें तो ये बर्डन काफी कम किया जा सकता है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। सीबा जी, अगर सिम्टम्स नजर आते हैं तो महिलाएं अगर अस्पताल जाती है तो कौन सा टेस्ट वो करवाए? सबसे पहले जब भी सिम्टम नजर आते हैं तो पहले उनका परवेजाइनल और परस्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है, अगर वो सर्वाइकल कैंसर को कंट्रीब्यूट करने वाले सिम्टम्स हैं तो। और अगर उसमें कोई ग्रोथ या मास ऐसा दिख रहा होता है तो हम लोग उससे पंच बायोप्सी लेते हैं। पंच बायोप्सी से हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर है, ये कैंसर किस ग्रेड का है, और उसके बाद उसका पेल्विक MRI, और डिपेंड करता है कि उसमें क्या कितनी बड़ी ग्रोथ है, छोटी ग्रोथ है, या लिमिटेड डिजीज है या एक्सटेंसिव डिजीज है। उसके बेसिस पे फर्दर टेस्ट जैसे पेट स्कैन, जैसे होल बॉडी टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं उसके ट्रीटमेंट को चैनलाइज और गाइड करने के लिए। चलिए ट्रीटमेंट को लेकर और भी आपसे विस्तार में बातचीत करूंगी। रुचिका जी का रुख कर लेते। रुचिका जी, ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर लोग डर जाते हैं कि कीमो होगी और आगे जो भी प्रोसेस है खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर चूंकि आपने फेस किया, आपकी जर्नी में जानना चाहूंगी कि किस तरीके से कितना क्या जो है खर्च आता है, और लोगों को इससे जब डरने या घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि अवेयर होने की जरूरत है कि अगर डिटेक्ट होता है तो तुरंत अस्पताल जाए और अपना इलाज करवाएं। जी ज़रूर। जब मेरे को नवंबर 2016 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो ये था कि मेरा इंश्योरेंस था और मेरे को इसीलिए बहुत इजीली और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया था। तो लोग डरते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो हमारे पास इंश्योरेंस था तो इसलिए बहुत इजी था कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा देते हैं। अब हमारी सरकार ने इस वक्त इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई है कि कहीं पे भी जाके इंसान अपना इलाज करवा लेता है। अब आगे ये बात आती है कि क्या क्या हुआ। मेरा भी ऑपरेशन हुआ, 16 कीमोज हुई और 32 रेडिएशंस भी हुए, और वो जर्नी कम से कम 1 साल की चली और अभी भी 10 ईयर्स पूरे नहीं हुए। 10 ईयर्स तक के हार्मोन थेरेपी की गोलियां भी मैं खा रही हूँ अभी आज की डेट में भी। वो भी एक पार्ट है इस ट्रीटमेंट का। लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका और आपके आसपास के लोगों का, आपकी फैमिली का जब सपोर्ट होता है तो बहुत आसान हो जाता है इसको फेस करना। और अब क्योंकि हम कैंसर सर्वाइवर है, हमें मालूम है लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंस है और अपनी लाइफ का हर पार्ट हम अच्छे से जीते हैं
और अब मालूम है सस्टेनेबल लिविंग जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल में हमने चेंजेस करे हैं, योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं और कोई भी खाना ऐसे प्लास्टिक में गर्म करके नहीं खाते हैं और पानी अच्छा साफ पीते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बदलाव करने, और ये तो हर किसी को कैंसर का वेट नहीं करना चाहिए कि वो आए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि अब लोगों को ये सारे चेंजेस करने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ में और कैंसर का वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कैंसर सही में हमारी गली में आज 5 या 6 कैंसर पेशेंट्स हैं, जबकि पहले आधे शहर में से कोई एक सुनने में मिलता था कि कैंसर पेशेंट है, लेकिन अब तो ऐसा हर दूसरे दिन निकल के आ रहे। तो कहीं ना कुछ तो रॉन्ग हो रहा है और लेडीज़ में ज़्यादा ही हो रहा है। ये देखें जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर वगैरह भी सुनने में आ रहे हैं काफ़ी केसेस, लेकिन लेडीज़ क्योंकि इग्नोर भी अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कर देती हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास में। तो हम लोग जाके 1-on-1 लेडीज़ को भी ये समझाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कैंसर निकलेगा, अगर सही जगह पे निकल गया, सही टाइम पे निकल गया तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अगर नहीं निकला तो आप बहुत लकी हो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो ये डर निकालना ज़रूरी है। कैंसर सुना के हमने लोगों को डरा दिया, लेकिन थैंक यू हमारे डॉक्टर्स के लिए आजकल इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्योरेबल हो रहे हैं। हाँ, जब वर्स्ट केस हो जाता है फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाता है उसका, लेकिन अगर इसी टाइप के प्रोग्राम्स होते रहे तो बहुत फ़ायदा होगा लोगों का। बिल्कुल सही कहा आपने, डर को भगाने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलाज संभव है। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, अस्पताल की अगर बात की जाए, जो सामान्य अस्पताल होते हैं और एक खास तौर पर कैंसर पेशेंट के लिए अस्पताल होते हैं, क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं जो कैंसर पेशेंट पहुंचते हैं उनके इलाज के लिए? देखिए, बात अगर हम करें स्क्रीनिंग की, तो जो सामान्य स्क्रीनिंग है, मैंने जो अभी आपसे 2-3 चीज़ों की बात की, जैसे आप देखें अगर सर्वाइकल कैंसर की बात है तो विजुअल इंस्पेक्शन से ही सस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात है उसको भी विजुअल इंस्पेक्शन और सेल्फ एग्जामिनेशन से, पैल्पेशन से सस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर हम बात ओरल कैंसर की करें, जस्ट व्यूइंग द पेशेंट सस्पेक्ट कर सकते हैं। जो हमें कैंसर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमें पड़ती है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, जैसे कि बात हम केमोथेरेपी की करें या रेडियोथेरेपी की करें। तो हर एक व्यक्ति को सीधे अगर सस्पेक्टेड है तो बड़े अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सेल्फ एग्जामिनेशन अगर महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं करती रहेंगी, उसी से उनको जैसे ही शंका होती है, सबसे पहली चीज़ है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। जब तक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन नहीं आएगा तब तक हम इस पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना केवल स्वयं नागरिकों को, बल्कि हमारे जो स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारी पेरीफेरी के डॉक्टर हैं, उनको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। अगर कोई महिला आती है और ये बोलती है कि मुझे अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कई बार वो ये कह देती है कि हमारा महीना तो जल्दी जाता है, हमारे परिवार में तो ये रहा है कि महीना जल्दी जाता है, या हमारे परिवार में ये रहा है कि कई बार जो है मेनोरेजिया या ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायतें रहती हैं और उसको ओवरलुक करते हैं। तो आमतौर पर अब वो जमाना गया, अब हमारे पास सारी की सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा भी चेंज होता है तो निश्चित तौर पर यह सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं ये कोई बिनाइन या मैलिग्नेंट गठान तो नहीं है। बहुत अच्छा है अगर वो बिनाइन निकलती है, अगर मैलिग्नेंट निकलती है तो भी उसका ट्रीटमेंट संभव है। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनली हम ये मान के चलते थे कि जो सर्वाइकल कैंसर से आमतौर पर मल्टीपैरिटी जो होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, और जबकि यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर नलीपैरा या जो जिनके कम बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा होता है। अब ये जो बार है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार जो मल्टीपैरा हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर देखने को मिलता है। इसके विपरीत जहां पर नलीपैरा हैं उनमें भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो पुराना था ये लगभग अब मिथ दूर होता चला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यही है कि हम खुद अपने
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जैसे ही हमें कोई अनयूजुअल सिम्टम दिखाई देता है, वो किसी तरह का अनयूजुअल सिम्टम हो, तो उसको छिपाएं नहीं, उसके प्रति मन में ये भाव पाल के नहीं रखें कि कहीं दिखाने जाएंगे कुछ निकल ना आए। अगर जल्दी कुछ निकल जाता है तो निश्चित तौर पर ये क्यूरेबल है, और अगर हम उसको छिपा कर रखेंगे, दबा कर रखेंगे, किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये बड़े रूप में सामने आएगा और उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो सकता है। और कई बार हमने देखा है कि कई बार दुखद होता है जब हम लोग बचा नहीं पाते। तो हमें यह अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, और जैसे ही हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे ही ऐसा लगता है कि कुछ अनयूजुअल हमारे शरीर में हो रहा है, वो किसी भी तरह का हो, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की हमने बात की कि ब्लीडिंग ज्यादा अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, या हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं कि उसमें कोई गठान दिखाई दे रही है, या उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे संतरे या मौसम्बी के छिलके में पकिंग होती है, उस तरह का दिखाई देता है। तो हम ये ना सोचें कि ये नॉर्मल हो सकता है, बल्कि हम हमेशा ये सोचें कहीं ये एबनॉर्मल टू नहीं। और जब हमारे मन में ये आ जाएगा कहीं ये एबनॉर्मल टू नहीं, हम तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। और जैसे हमारे पैनल ही को आप देख रहे हैं कि चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑन्को सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट हो, या इवन जनरल फिजिशियंस हो, वो सब की सब आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें कही सर आपने कि अगर कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए। रुचिका जी भी इस चीज़ का जिक्र कर रही थी कि घबराना नहीं है कि जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उत्तरा जी, ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर अगर किसी महिला को होता है, अस्पताल वो जाती है, डिटेक्ट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, शुरुआत उसकी कैसे होती है? जी, सर्वाइकल कैंसर की जो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, उसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं, जिसमें सर्जरीज में बहुत मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें केवल कुछ हिस्सा ही गर्भाशय के मुंह का हटाया जाता है, और इसके द्वारा अपना गर्भाशय को प्रिवेंट करते हुए हम ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एडवांस स्टेजेस हैं तो सर्जरी ही उसका विकल्प होता है। कैंसर बहुत एडवांस अगर होता है कि आगे मल और मूत्र के द्वार को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है, तब बहुत बार सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तब हमारे पास केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी कि कीमो और रेडियो का ही सहारा रहता है, जिसके द्वारा हम केवल उसका जो एक लाइफस्टाइल है, केवल उसको सुचारू रूप से वो अपना लाइफ जितना हो सके जीवन वो चला सके। लेकिन अगर स्टेज 2, स्टेज 3 तक भी, अर्ली स्टेज ऑफ स्टेज 3 तक भी डिटेक्ट होता है, तो हम सर्जरी के द्वारा और उसके बाद कीमो और रेडियो के द्वारा उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी सबसे पहला ऑप्शन होता है जो हम इसमें चूज करते हैं। एंड आजकल अच्छी चीज ये है कि सभी लगभग सरकारी जो भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बहुत एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और लगभग सभी लोग, चाहे आप फाइनेंशियली अगर इक्विप नहीं भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनफैक्ट एडवांस्ड कीमो, रेडियो लगभग सभी अच्छे अस्पतालों में उपलब्ध हैं सरकारी। तो चलिए, ये तो ट्रीटमेंट इस तरह से बताया मेन इसका ट्रीटमेंट है। तो चलिए, ट्रीटमेंट आपने बताया। उत्तरा जी, सीमा जी, वैक्सीनेशन से भी इसका बचाव हो सकता है, वैक्सीनेशन के बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए कि कब वैक्सीन लगवा सकते हैं, कौन सी वैक्सीन लगती है और किस एज में लगती है? वैक्सीनेशन ही इसका एक सिक्योर प्रिवेंटिव मेथड है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये वायरस इंड्यूस्ड कैंसर है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो वैक्सीन आप हमेशा उसी डिजीज के लिए बनाओगे जो किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन हो रही है। जैसे कोविड था, है ना, कोविड के अगेंस्ट हम वैक्सीन इसीलिए बना सके क्योंकि वो एक वायरस इंड्यूस्ड डिजीज थी। इसी तरह क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर केसेस में एसोसिएशन होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, इसीलिए इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी बन के आई। अब वैक्सीन जो है उसमें 4 वैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है या नैनोवैलेंट है, नोनावैलेंट है, जिसमें 9 वैलेंट वैक्सीन है। 9 वैलेंट वैक्सीन बेस्ट है क्योंकि ये जो भी कॉजेटिव स्ट्रेन्स हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, उन सभी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। इसका जो एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो 9 इयर्स एज अबव है, और अब करंट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इट कैन बी गिवन अप टू द एज ऑफ 45 इयर्स। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि प्रोवाइडेड कि जब वैक्सीन लगी हो उस फीमेल में, उसके पहले उसका स्क्रीन हो चुका हो और पैप स्मीयर में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स ना आई हो। ऐसे केसेस में 15 ईयर्स से अगर बच्ची कम है तो उसको 2 डोजेस लगनी चाहिए, और 15 ईयर्स से एज अबव है तब उनको 3 डोजेस लगानी चाहिए। ये करंट स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेशन है।
चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, सीमा जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। रुचिका जी, चूंकि देखिए आप सर्वाइवर रही हैं, आप जीती है, अक्सर ये भी होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी महिलाओं में डर बना रहता है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए। इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? जी देखिए, डर जो है ना वो अपने आप में बहुत डरावना होता है, तो उससे तो दूर ही रहना चाहिए इंसान को। और हमारे में कहते हैं कि कोई भी अमर पट्टा लेके तो पैदा नहीं हुआ है, मरना तो एक दिन सबने ही है, तो डर के क्यों जीना। मैं तो खुद, मेरे लाइफ का मोटो है डू नॉट डाई बिफोर योर लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब अपनी आखिरी सांस से पहले मत मरो, अपनी ज़िंदगी को बल्कि खुल के जियो। जिस तरह से देखिए, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ और अपनी अब तो बहुत लाइफ डिफरेंट हो गई है। मैं तो कहती हूँ मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गई हूँ, और पहले जो आम जिंदगी जी रही थी, अब तो मेरे को पंख और रंग दोनों मिल गए हैं, और बहुत मुझे लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चल गई बेसिकली। तो आप बहुत अच्छे से जीते हैं, खुश होके जीते हैं, और लाइफ का मोटो बनाया है मैंने कि दूसरों की हेल्प करो। जो कैंसर वाले हैं या जो वैसे भी डिप्रेशन में लोग हैं, उनकी भी हेल्प करते कि हंसो भाई, जिंदगी में दुख और सुख तो लगा ही रहेगा। तो इलाज जब पॉसिबल है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने रुचिका जी। बचाव इसका आपने बताया, आप जब हमारे साथ पैनल जुड़ा था, कि बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, इलाज संभव है, और जैसा कि आपने बताया कि जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न फिलहाल इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।